कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहादुर राजकुमारी। एक बार की बात है, एक जगह दो राजा राज्य किया करते थे। उनमें से एक राजा का बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा की बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसीलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात की दोनों राज्यों के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे के टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्हें आपस में बात की और उन्हें दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया, दूल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बगीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वहां मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सुडाब्रो और गुडाब्रो दो चिड़ियां आई और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सुडाब्रो बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए था। गुडाब्रो बोला, क्यों? सुडाब्रो बोला, क्योंकि यहाँ अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिनों में ही यहाँ जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमृत की तरह से पड़े। उसने तुरंत ही यहाँ हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहाँ वह था। उसने उन सब से यहाँ वादा किया कि वहाँ इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ से लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज़ उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वहाँ राजकुमार के लौटने की बाट तकती रहती, पर वहाँ तो आया ही नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाज़त मांगी, जहाँ भी इसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहते थे, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने उसको जाने की इजाज़त दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल ना हो जाए, तो उनकी सलाह पर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वहाँ
दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले व्यक्ति को वह पूछती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ ना बता सका। आखिर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। सो मैं वहां रुक गया। लो, कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहां आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वहां तो उठकर बैठा हो गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वहां जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रख दी तो वहां फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इस सब का मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य! क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो जहां वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर वह उसको उस बगीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का शरीर वहां देखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वहां छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी, जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था। वहां राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं जाना? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से, कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वहां फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरी यहाँ ना होने का बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो यहाँ छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने के पीछे छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। परियां यहाँ कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वहां पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहां आई। उनमें से एक बोली, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई आदमी आया है। कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गई जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वहाँ किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहाँ आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यहाँ जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वहाँ बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहाँ उनको लगा कि वहाँ कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहाँ नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह
ले जाएंगे और मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता ला कर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपनी उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे पीछे जा रहा था तो वहां फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वहां एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास आ गई, जो एक महल की तरह लग रहा था। यहाँ एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वहां सुस्ताने के लिए एक नीची सी स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया था। वह बोली, जब वहां सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परियों की बेटी ही समझते रहे। वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जिससे कि आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यहाँ पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बूंदे में छिपा हुआ है। उसने यहाँ बहाना बनाया कि वहाँ बूंदा उसको बहुत पसंद था, इसीलिए वहाँ उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बूंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बूंदा उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बूंदा दिया और वह वहां से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जुर्रत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चले, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यहाँ समझते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीनकर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रिझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उनको यहाँ भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वहाँ यह सुनेंगे तो वहाँ बहुत खुश होंगे। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने
अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्ते तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंट इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीज़ों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्द ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गई। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।